कि सेल का हम आपको जो बात बताना चाह रहे थे वो पीछे का थोड़ा री करना चाह रहे थे। तो सेल में हम लोग पीछे क्या क्या पढ़े थे 8 में, अगर थोड़ा सा भी याद हो तो 8 में हम लोग पढ़े थे कि सेल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। जो भी अंतर है हम लोगों को यहाँ भी एक चैप्टर पढ़ना है 9th में, उस चैप्टर में उसको डिटेल से पढ़ना है। लेकिन एक अंतर जो प्रमुख है, जो उनको प्रोकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल कहलाता है, और वो जो अंतर है वो अंतर ये है कि अगर उसमें न्यूक्लियस रहेगा तो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये जो है ना प्रमुख अंतर है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को बोलेंगे जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। तो वैसा कोशिका जिसमें न्यूक्लियस या केंद्रक जिसको बोलते वो ना हो तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन वैसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये होगा, तो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका में हम सब का कोशिका आता है, हमारा जो सेल है बॉडी का वो सब के सब यूकैरियोटिक में आता है। एनिमल्स का, प्लांट्स का, फंगस का, ये सब के सब यूकैरियोट्स में आते हैं। लेकिन बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है या माइकोप्लाज्मा है, इनका जो सेल होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अभी फिलहाल आपके पास एक ही बात दिमाग में रखना है, और वो बात क्या है कि किसमें केंद्रक या न्यूक्लियस है और किसमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं है। जिसमें है उसको यूकैरियोटिक, उसका उदाहरण सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स, सारे फंगस, ये सबके जो सेल्स होंगे वो सब के सब किसमें आएंगे, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे, वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, इसका कॉमन उदाहरण है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, अर्थात मोनेरा जिसको बोलते हैं। तो इसको हम देखेंगे इस चैप्टर को, लेकिन उसके पहले जो आपका चैप्टर था उसका नाम है फूड प्रोडक्शन, तो हम उसको शुरू करते हैं। फूड प्रोडक्शन का बात, फूड प्रोडक्शन। अब ये जो फूड प्रोडक्शन है, थोड़ा सा और अच्छा से बात हम करें तो ये जो फूड प्रोडक्शन है, पहले इस पे बात करें कि फूड से क्या है समझते हैं हम, तब प्रोडक्शन का बात होगा और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ये फूड किसको कहते हैं, भोजन क्या है। आप बोलोगे सर जो हम जो खाते हैं उसको भोजन कहते हैं। हाँ, सिंपल सा बात है कि जो रोज खाते हैं, जिसका उपयोग करते हैं अपने शरीर को बड़ा करने के लिए, मतलब ग्रोथ शरीर में करने के लिए, अपने शरीर के विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसको जो हमको रोज देता है उसे फूड या भोजन कहते हैं। लेकिन रियली में साइंस में जिस लेवल में हम आ रहे हैं या आ गए हैं 9th में, क्या रियली में भोजन का मतलब यही कि जो खा लेते हैं, या उसका कोई अपना जो है ना मतलब होगा। देखो भोजन कहते किसको है, तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके मन में आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो कार्बन के कंपाउंड से, कार्बन कंपाउंड से उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भोजन रियली में
है क्या भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि जिसमें सेवरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंक्लूड सेवरल न्यूट्रिएंट्स, हाँ, जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कोई भी पूछेगा भोजन क्या है भैया, तो बोलना वैसा कार्बनिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको कहते हैं फूड या भोजन। अब आएगा कि न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, तो हम बात थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स का कर लें, या इसी में एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या होता है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, वो इसी में कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और क्या होता है इसमें, विटामिन, और क्या होता है, वाटर, इंक्लूडिंग मिनरल्स, विथ मिनरल्स। तो कोई पूछेगा कि फूड क्या है, तो आराम से बता देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई, तो इट इंक्लूड्स फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स या विथ मिनरल्स एज न्यूट्रिएंट्स। तो कोई अगर आप आपसे पूछेगा कि प्रोटीन क्या बोलते फूड क्या है, तो बता देना ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ये मत बोलिएगा कि जो हम खाते हैं उसको फूड कह रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम फूड कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट, अब क्या क्या, अब उसमें होता क्या क्या है, तो उसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वाटर होता है, जिसमें कि मिनरल्स भी होता है। किस रूप में बाबू, न्यूट्रिएंट्स के रूप में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है ये भी बता दोगे। न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, भोजन में पाया जाता है, और उसका उदाहरण न्यूट्रिएंट्स का कौन कौन हो जाएगा, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, मिनरल्स, और वाटर के साथ मिनरल्स। अब आपके मन में आएगा, और अब आपके मन में आएगा कि भोजन क्यों चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, भोजन का क्या महत्व है, तभी समझ में आएगा कि फूड प्रोडक्शन क्यों जरूरी है पढ़ना ये चैप्टर। देखो भोजन जो है ना, वो हमारे शरीर को एनर्जी सप्लाई करता है, हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए जो है ना न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल देता है। जैसे घर बनाना है, घर एक महला था उसको 2 महला बनाना है, 3 महला बनाना है, रूम की संख्या बढ़ाना है,
तो आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल को बढ़ाते हो। घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है, सीमेंट है, छड़ी है, गिट्टी है, बालू है, मिट्टी है, ईंट है। ऐसे ही आपका जो बॉडी है घर के रूप में, इसको भी बनाने के लिए, बड़ा बनाने के, छोटा बच्चा थे आप और अभी आप बड़ा हो गए, इसके लिए कुछ चाहिए, कच्चा माल चाहिए, न्यूट्रिएंट्स उसी को कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है भैया, इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिएंट्स का, पहला है टू सप्लाई एनर्जी फॉर लिविंग। जो भी लिविंग होता है, जीवित होता है, उन सब को ये एनर्जी सप्लाई करता है। कौन भाई, फूड। दूसरा टू ग्रो सप्लाई रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल उसको बोलते हैं जिससे कोई चीज बनता है, उसको उसका कच्चा माल बोलते हैं। अभी आप सुन रहे होंगे, अभी जो है ना दवाओं का बात हो रहा है कोरोना काल में, अभी जो है ना टीकाकरण का बात हो रहा है, तो दवाओं को या टीका को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। जैसे खाना बनाना है हमको घर में, भात बनाना है, चावल जिसको बोलते राइस, या रोटी बनानी है, तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए। क्या होगा, गेहूं होगा, आटा होगा रोटी के लिए। इसी तरह से अगर चावल बनाना है तो उसके लिए चावल होगा, पानी होगा। तो आपके शरीर में जो ग्रोथ होता है उसका भी कुछ कच्चा माल होता है, उसको बनाने के लिए, शरीर को विकसित करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए कुछ चाहिए, और उसी को कहते कच्चा माल, जो चीज चाहिए। और जो चाहिए वो मिलता कहां से है, भोजन से, फूड से। नेक्स्ट जो बात करो तीसरा, और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, टू मेंटेन बॉडी। ठीक है, बॉडी को बनाए रखने के लिए, बॉडी का डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज रहे, वेट रहे, ये बॉडी को बनाए रखने के लिए आपको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और तो और टू रिपेयर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो थोड़ा ऐसे और छोटा भी कर सकते हो, मटेरियल्स ये रॉ मटेरियल्स देता है, इसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए। ठीक है, तो कोई पूछे कि भोजन का क्या महत्व है, भोजन क्यों करना चाहिए, तो ये मत बोल देना कि पेट भरने के लिए। हम क्या बोलेंगे, भोजन हमें कच्चा माल देता है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, और शरीर का रिपेयरिंग के लिए, शरीर को जहाँ कहीं टूट फूट हो गया है, कहीं पे जो है ना कुछ चोट लगने से घाव हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और वो जो आपका मटेरियल है, वो मटेरियल हमें किससे मिलता है भाई, भोजन से मिलता है। ठीक है, तो ये कच्चा माल देता है, किसके लिए देता है जी,
एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, या जो आपका टूट फूट हुआ है, जो आपकी समस्या आई है शरीर में, उसको रिपेयर करने के लिए ये हमको भोजन देता है। अब आपके मन में आएगा कि ये आता कहां से है, ठीक है, और कहां से हम इसको ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे में देखते हैं इसका, जीव का। ऑर्गेनिल्स जो होते हैं ये सामान्यतः भोजन के आधार पर इनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। टू टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ फूड, भोजन के आधार पर इनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला जो है उसका, दूसरा जो है उसका नाम है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो होता है कैन प्रिपेयर their food by itself, अपना भोजन जो है ना वो खुद बना सकता है, तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में क्या है, डिपेंड ऑन अदर्स for their या for food। फूड जो अपना भोजन खुद बना सकता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर करता है, किसी और से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ये दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा ये जो है ना आगे 12 में 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, थोड़ा सा खाली जान लीजिए। इसका उदाहरण जो है, जितने प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब ग्रीन अगर हैं, हरे हैं, तो हरे प्लांट्स जो है वो आपके इसमें आ जाएंगे। किसमें? ऑटोट्रॉप्स में। जबकि हेटेरोट्रॉप्स जो है उसमें आपका कम से कम दो तो प्रमुख है। एक एनिमल्स, जितने एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, गधा, कुत्ता, बंदर, सुअर, जो भी है, और जितने फंजाई हैं वो सब के सब हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएंगे, और भी बहुत सब है। लेकिन अभी फिलहाल हमें केवल इतना दिमाग में रखना है कि ऑटोट्रॉप्स किसको कहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स किसको कहेंगे। तो वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, किसी और से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसी और पर वो अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद, जो खुद अपना भोजन बना सके, ठीक है, तो उसको कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करे उसको कहेंगे हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स जो होगा वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाएगा, दूसरे से प्राप्त करेगा। अब हम यहाँ पर क्या क्या पढ़े, दो तीन चीज पढ़े। पहले तो कि भोजन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है।
न्यूट्रिएंट्स क्या है तो बताए, न्यूट्रिएंट्स जो है ना भोजन के अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है। भोजन क्यों आवश्यक है, न्यूट्रिएंट्स क्यों आवश्यक है? तो ये रॉ मटेरियल देता है, कच्चा माल देता है। किसके लिए कच्चा माल देता है भाई? एनर्जी के लिए। और किसके लिए? ग्रोथ के लिए। शरीर छोटा से बड़ा हो रहा था, पतला से मोटा हो रहा था, तो किससे होगा? फूड से होगा, न्यूट्रिएंट से होगा। और क्या देता है ये? बॉडी को बनाए रखता है, जैसा है उसको ऐसा रखता है। इसीलिए आप कई बार सुनते होंगे कि कोई बच्चे को उसके घर वाले लोग या गार्जियन बोलते हैं कि तुम दुबला होता जा रहा है, ठीक से खा नहीं रहा है क्या? खा नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है, मतलब भोजन ठीक से नहीं ले रहा है, फूड नहीं ले रहा है। इसी तरह से अगर शरीर में कहीं कोई विकृति आ गई, टूट फूट हो गई, जैसे हड्डी टूट गया या मांस कहीं कट गया, घाव हो गया, उसको भरने में, उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए आपको? भोजन चाहिए। इसीलिए देखना, कभी टूट जाए, चाहे चोट लग जाए, तो डॉक्टर क्या देता है? विटामिन का टैबलेट देता है, कैल्शियम का गोली देता है, आयरन का गोली देता है, ताकि क्या करे? मिनरल्स मिले आपको, न्यूट्रिएंट्स मिले आपको, और आपका शरीर फिर से सामान्य हो जाए। उसके बाद बात आया था कि जीव क्या था भाई? तो जिसमें जीवन है उसको जीव कहते हैं। और जीव कितने प्रकार का होता है? तो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स और एक हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसको कहेंगे? जो अपने भोजन को खुद बना सके, स्वयं प्रिपेयर कर सके, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। लेकिन जो अपने भोजन को खुद न बना सके, बल्कि दूसरे से प्राप्त करे, दूसरे पर निर्भर रहे हो, किसके लिए? भोजन के लिए, तो इसको कहते हैं क्या बाबू? ऑटोट्रॉप्स के जगह पर हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट बात जो आपका आया वो अब आता है कि फूड प्रोडक्शन का क्या स्थिति है। क्वेश्चन अब है कि आखिर भोजन का उत्पादन क्यों बढ़ाना चाहिए, क्या रीजन है? तो वो अब हम जो ऊपर में क्वेश्चन लिए थे चैप्टर, उसका नाम था फूड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब शायद आप जानते होंगे, उत्पादन, है ना? लेकिन शायद आपको फूड का आइडिया नहीं था ठीक से, तो हो गया होगा। प्रोडक्शन का मतलब निर्माण, उत्पादन। अब कह रहा है कि भोजन उत्पादन को बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है। इस चैप्टर का नाम क्या था? फूड प्रोडक्शन था, या इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो भोजन उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता क्यों? पहले इसको सोचते हैं। तो भोजन उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता कम से कम 2-3 कारणों से है। पहला कारण तो ये है कि हम जो हैं, अपनी जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, किसकी? एनिमल्स की, फंगस की, उसको भोजन चाहिए। तो भोजन चाहिए, आवश्यकता बढ़ती जा रही है भोजन का, फिर भोजन उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर भोजन चाहिए, जीवों का मांग बढ़ेगा, तो उत्पादन में क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो भोजन उत्पादन बढ़ाने की पहली जो आपका रीजन है कि भोजन उत्पादन बढ़ाना चाहिए, वो ये है कि जीवों की संख्या बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। संख्या बढ़ने के कारण, तो उसको पूरा करने के लिए, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भोजन उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, जो आपका माल न्यूट्रिशन है, मतलब कुपोषण है। कई लोग हैं जिनको सारा का सारा न्यूट्रिएंट समय पर नहीं मिल पाता है। कभी प्रोटीन मिला, दाल मिला, तो आपका चावल नहीं, और कभी चावल मिला अर्थात कार्बोहाइड्रेट मिला, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है, अमीनो एसिड। तो इसके कारण क्या होता है, उनका जो शरीर होता है
उसका ग्रोथ नहीं हो सकता ठीक से, ऊर्जा उनको नहीं मिलेगा ठीक से, एनर्जी नहीं मिलेगा। हम लोग पीछे देख रहे थे कि भोजन हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए। भोजन हमको क्या देता है, भोजन हमारे शरीर का विकास करवाता है, हमारे शरीर को बनाए रखता है, हमारे शरीर को रिपेयर में मदद करता है। तो अगर भोजन नहीं रहेगा या कम मिलेगा, आवश्यकता से कम मिलेगा, तो ये सब जो आपका जरूरत है वो प्रभावित होगा। आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, थकावट लगेगा, आपका शरीर का प्रॉपर विकास नहीं होगा, आपके शरीर जो है ना वो आपका नॉर्मल नहीं रह जाएगा, उसमें जो समस्याएं आएंगी वो ठीक नहीं हो पाएंगी। इसलिए भोजन हमको चाहिए और उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है जीवों की, जंतुओं की। तो उनके मांग को पूरा करने के लिए हमको भोजन का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में क्या था, ये हम पढ़ रहे थे कि भोजन उत्पादन जो है वो कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स to improve food production। ठीक है, आपके मन में आएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या लिखे। क्वेश्चन अगर आप बनाते होंगे तो कई बार कहा जाता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस, उद्देश्य, पर्पस। ठीक है, अर्थात भोजन उत्पादन बढ़ाने के क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य आपको हम बताए थे या हम लोग बात किए थे, टू सप्लाई फूड of increasing population। ठीक है, इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है, बढ़ती जो जनसंख्या है, उसको आपको क्या करना है, उसके मांग को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, भोजन की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। इसको ब्रैकेट में कर लो, ये जरूरी नहीं है। टू सप्लाई फूड, भोजन देने के लिए। क्यों भाई, भोजन तो पहले भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। और दूसरा क्या है उद्देश्य इसका, टू रिमूव माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। ठीक है, कि आप लोगों को कहीं कहीं पे हो सकता है अंग्रेजी के शब्द में जो है ना वो समस्या हो रहा हो, कि बायोलॉजी के जो इंग्लिश के शब्द होते हैं वो प्योर इंग्लिश नहीं होते, वो आपके या तो लैटिन वर्ड होते हैं कुछ एक, और कुछ एक ग्रीक वर्ड होते हैं। तो हो सकता है आपको दिक्कत होगा, इसलिए कुछ एक काम कभी हिंदी लिख दिया करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है या पर्पस है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, वो है आपका क्या करना, भाई मेरे जो डिमांड बढ़ती जा रही है जनसंख्या का, उसको भोजन सप्लाई कर सके। और दूसरा
जो आपका कुपोषण है, भोजन पर्याप्त मात्रा में, न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, अब इसके लिए कई प्रयास किया गया। ठीक है, अब सबसे पहले आपके मन में आएगा कि भोजन उत्पादन कैसे बढ़ाएं, ये तो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। अब इसका उपाय क्या है? उपाय को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उपाय का मतलब क्या होता है? क्या क्या किया जाए ऐसा, क्या इसका जो है ना सॉल्यूशन निकाला जाए कि भोजन उत्पादन बढ़े। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन। क्या है तरीका, कैसे, किस तरह से हम कर सकते हैं? मैकेनिज्म क्या है? अगर आपको शायद याद होगा तो दो चीज तो कम से कम करना पड़ेगा। पहला तो ये करना पड़ेगा, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसिंग कर दीजिए, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म फूड दे रहा है उसकी जनसंख्या को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? उसके इफिशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपके पास एक गाय था और एक गाय से अगर आप चाह रहे हो कि हमको दूध ज्यादा मिले तो क्या उपाय है? पहला तो क्या कर सकते हैं, हम गाय की संख्या को बढ़ा सकते हैं। एक गाय था तो ऐसा करते हैं, 2 गाय ले लेंगे, 3 गाय ले लेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो है ना वो आपका दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। और दूसरा उपाय क्या है? उसके इफिशियंसी को बढ़ा दो, इंप्रूव कर दो। इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ वैसे ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, देता है, और कल्टीवेटेड क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक या कैटल्स, लाइव स्टॉक। तो फूड प्रोडक्शन को इंप्रूव करने का क्या उपाय है? तो आप आराम से बता सकते हो कि फूड कि आखिर भोजन उत्पादन बढ़ाने का क्या उपाय है। भोजन उत्पादन, भोजन क्या था आप लोग पढ़ लिए थे, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स का क्या था, वो आपका कॉम्प्लेक्स था। भोजन क्या है, न्यूट्रिएंट्स का कॉम्प्लेक्स है, एक समूह है। दूसरा क्या था, जीव कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, ये देख लिए हम लोग। अब भोजन जो चाहिए जीवों को, उसको कैसे, क्यों बढ़ाना चाहिए, क्या क्या जरूरत है बढ़ाने का? भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नहीं भैया, बढ़ाने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि भोजन जो है ना वो सबको सप्लाई कर सके। काहे? पहले से नहीं हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। एक घर में पहले 4 लोग थे, अब 14 लोग हो गए, तो उनका डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं तो लिखा टू कोप अप डिमांड या टू सप्लाई फूड डिमांड, डिमांड
ठीक है, भोजन का जो डिमांड है ना, आ जाएगा, भोजन का जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए भोजन उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भैया? जनसंख्या बढ़ रही है, ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दूसरा क्या है, कुपोषण जो है, अर्थात सबको जो पर्याप्त भोजन या जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसको दूर करने के लिए भी भोजन चाहिए। और तीसरा जो है, अब है बात मैकेनिज्म टू इंप्रूव फूड प्रोडक्शन का, कैसे बढ़ाएं हम उत्पादन, कैसे बढ़ाएं भोजन उत्पादन, कैसे बढ़ाएं। तो पहला उपाय तो ये है कि भोजन, इसमें भी दो 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 आइडिया हो सकता है, दो बात आ सकता है। पहला तो कि उन जीवों की संख्या बढ़ा दो जो भोजन दे रहे हैं। जब जीव की संख्या बढ़ेगी तो भोजन ऑलरेडी मिलने लगेगा ज्यादा। हमारे पास 10 गाय था, अगर 100 लीटर दूध दे रहा था और अब डिमांड 1000 हो गया लीटर दूध का, तो क्या करो, गाय की संख्या बढ़ा दो। 10 के जगह पर क्या कर दो, 20 कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो गाय की संख्या। खटाल जैसे खोल देते लोग, तो दूध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उत्पादन। हाँ, पहले हम लगाते थे फसल कितना में भाई, तो 1 कट्ठा में, 1 बीघा में। आप अब क्या करो, 10 बीघा में लगाओ। हाँ, परिवार की संख्या बढ़ गई तो खेती ज्यादा एरिया में करो, तो क्या हो जाएगा, भोजन उत्पादन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जीव की संख्या बढ़ गई। पहले 1 आम का पेड़ था, अब 10 आम का पेड़ लगा दो, आम की संख्या बढ़ जाएगी, आम की मात्रा बढ़ जाएगी, वो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। कोई भी चीज हम भोजन के रूप में उपयोग क्यों करते हैं, कोई पूछे तो क्या बताओगे, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। और न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, आपके शरीर को ऊर्जा देता है। न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, आपके शरीर में ग्रोथ कराता है। न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, आपके शरीर को सामान्य बनाए रखता है। तो इसके लिए भोजन उत्पादन जो बढ़ाना पड़ रहा है, उसके लिए सबसे पहले जीवों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। आपके पास मान लीजिए 5 बीघा खेत है, तो ऐसा थोड़ी है कि आज आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 5 बीघा खेत है, कल अगर ये परिवार की संख्या बढ़ जाए, 10 के जगह पर उनके बाल बच्चे हो जाए, उनके पोता पोती हो जाए और संख्या हो जाए 20 30, तो 5 बीघा खेत जो है ना, वो तो उतना ही रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि बाकी लोगों का भी जनसंख्या बढ़ रहा है, तो अपना खेत आपको देंगे नहीं, तो खेत का क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। अब 5 बीघा खेत उतना ही का उतना ही रह गया, तो उसमें जितना पेड़ लगेगा, उसमें जितने जीव रहेंगे, उनकी संख्या भी लिमिट हो जाएगी एक समय के बाद। तब क्या उपाय है, अब उसका उत्पादकता को बढ़ा दो, उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ा दो। जो दूध गाय 5 किलो करता था, अब हम ऐसा दूध गाय तैयार करें, ऐसी भैंस रखें जो अब 20 किलो या 30 किलो दूध करे, दोनों टाइम मिला के या एक टाइम में। अगर ऐसे गाय या भैंस को रखने लगेंगे तो क्या होगा, अकेले गाय जो है सो आपका 10 लीटर दूध देने लगी, पहले देती थी 2 लीटर 5 लीटर, तो दूध का उत्पादन कई गुना बढ़ गया, तो भोजन बढ़ गया। और तीसरा या फिर क्या करेंगे हम, पहले जो है ना, जो आपका खेत में 10 मन होता था धान, चावल या गेहूं या और कोई फसल, अब क्या करेंगे, अच्छे किस्म के उसमें खेत में क्रॉप्स लगाएंगे, अच्छे किस्म के फसल लगाएंगे। तो फसल लगाने से फायदा क्या होगा, उसका उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगा, उसमें ज्यादा उपज आ जाएगा। तो जहां 10 मन होता था वहां 20 मन 30 मन 40 मन होने लगेगा उसी खेत में से। तो खेत का एरिया तो रह गया उतना ही का उतना, संख्या भी जीवों का उतना ही का उतना, लेकिन उनका उत्पादकता बढ़ जाएगा। अभी आप देखते होंगे पहले क्या होता था, एक टमाटर का पेड़ लगाओ, मुश्किल से आपका पाव भर आधा किलो उसमें से फल निकलता था। आज जो टमाटर के पौधे आए हैं, वो आपका इम्प्रूव किया हुआ है, उनका क्षमता बढ़ाया हुआ है, तो देखिएगा एक ही पेड़ में 10 किलो 15 किलो तक फलता है, गर्दा मचा दे रहा है एकदम, वो पूरा लतर जैसा वो उसमें फल लग जा रहा है। तो ये दूसरा आपका उपाय है। आपके मन में आ रहा होगा
सर ये लाइव स्टॉक क्या है? ठीक है, कल्टीवेटेड क्रॉप तो समझ में आ रहा होगा, खेती वाला फसल, जैसे गेहूं है, धान है, उसको हम लोग कहते हैं कल्टीवेटेड क्रॉप्स, जिसको हम उपजाते हैं। अब जो जंगल में हो रहे हैं, जंगली है, जिसको हम नहीं लगाए हैं, उसको कल्टीवेटेड क्रॉप्स नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लगाए हैं आम का पेड़, हम लगाए हैं धान, गेहूं, ये सब किसमें आएंगे? कल्टीवेटेड क्रॉप में आएंगे, कल्टीवेटेड क्रॉप आएंगे। तो ये हो गया खेती से, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड में जो हम लगाते हैं ना, अपने से जो हम फसल लगाते हैं ना, उसको कह रहे हैं कल्टीवेटेड, रोपा हुआ, बुना हुआ जो आपका है, उसको कहते हैं कल्टीवेटेड क्रॉप। तो ये खेती का बात है, ठीक है। लेकिन लाइव स्टॉक किसको कहते हैं? तो देखो, जो भी आपका पालतू होता है जंतु, उसको कहते हैं लाइव स्टॉक, जिसको हम पालते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, हाँ, जो भी आपके वैसे जानवर हो जिसको हम पालते हैं, उसको कहते हैं लाइव स्टॉक। तो इन दोनों का इफिशियंसी बढ़ा देंगे हम। पहले जो मुर्गी था, जो आपका साल भर में 1-2 अंडा देता था, अब हम क्या किए हैं, ऐसे पैसे मुर्गी बनाए हैं जो आप जो है ना, वो महीने में अंडा दे रहे हैं। तो खैर, इसके लिए कई प्रयास किए गए। आपके मन में आएगा क्या इसका जो है ना इंपॉर्टेंट प्रयास क्या क्या था, है ना? तो यहाँ पर एक सबहेडिंग लिखते हैं, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी to improve food production, ठीक है। भोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपका इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या था? प्रोडक्शन। हम एक दो चीज यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुआ है। हम यहाँ पर जो कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन, इसमें कई हैं, ठीक है, इसी में कई हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। इसमें पहला जो एक्टिविटी है, जो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत नामी था, नाम भी बहुत हुआ इसका, उसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हिंदी में इसको बोलते हैं हरित क्रांति। इसमें क्या किया गया कि कल्टीवेटेड जो प्लांट थे, क्रॉप थे, उनके उत्पादकता को बढ़ाया गया, उनके क्वालिटी को सुधारा गया, ठीक है। इसकी जो आपका क्रेडिट जो दिया जाता है, वो नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने इसे किया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है? टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। इसका उद्देश्य क्या था? फसल का उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है। क्रॉप, कल्टीवेटेड क्रॉप आपको बताए थे हम, फसल, खेती। तो फसल जो है, यहाँ पर नजर नहीं आ रही, इसको फसल कर देते हैं साफ। तो कल्टीवेटेड क्रॉप जो है ना, उसके प्रोडक्शन को इंप्रूवमेंट करना, उसके प्रोडक्शन को, ये उद्देश्य था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अगला बात क्या है
ये जो है ना मुख्यतः किया किसके द्वारा किया गया, तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो थे ना, उनके द्वारा इसको किया गया। नॉर्मन बोरलॉग को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्या कहते हैं, इसलिए इनको हम लोग यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। किसको बाबू, नॉर्मन बोरलॉग को। साफ नजर नहीं आ रहा है। बोरलॉग को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इनको जो है ना क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन भारत में अगर कहा जाए रियली में इसके लिए जो है ना काम किया गया, एंड स्वामीनाथन द्वारा, बोरलॉग द्वारा जो है ना वो तो किया गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया, लेकिन स्वामीनाथन जो थे आपके देश में, वो आपके बनारस बीएचयू में थे, उनके द्वारा भारत में किया गया। और स्वामीनाथन जो है, ऐसे तो इसका पूरा नाम एमएस स्वामीनाथन है, और हमको लगता है कि नाम पूरा लिख दें, क्योंकि स्वामीनाथन कई हैं लोग, आप कई बार नाम भी और सुनेंगे स्वामीनाथन। तो इनका नाम जो है ना एमएस स्वामीनाथन था। ये एमएस स्वामीनाथन जो है फादर, ये भी फादर ही कहलाते हैं, लेकिन कहा, इन इंडिया में। और ये जो है ना दूसरे पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन का बात हो, पूरे क्या बोलते हैं वर्ल्ड में अगर बात करें हम, वर्ल्ड के लेवल पे, तो नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। लेकिन भारत के लेवल में अगर बात करें हम, तो एमएस स्वामीनाथन का बहुत बड़ा रोल था इसमें। और उनका जो है ना आपका माना जाता है कि एक जबरदस्त रोल इसमें था। इसके बाद लोगों को जो है ना आया एक विचार कि दूध उत्पादन बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग ग्रामीण इलाका, हमारा भारतीय जो सभ्यता था वो आपका मुख्यतः ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित है, और गांव में लोग जानवर जरूर रखते हैं, क्योंकि जानवर से दो फायदा होता है, एक तो उनको भोजन मिल जाता है, फूड मिल जाता है, और दूसरा उससे क्या होता है, कुछ खाद प्राप्त होता है जो खेतों में डाला जाता है। उनके जो वेस्ट होते हैं उसको हम उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में डालकर खेतों की उत्पादकता को बढ़ाते हैं या बढ़ा सकते हैं। और तो और उससे कुछ आर्थिक पैसा भी कमा सकते हैं, कमाते हैं, आर्थिक फायदा भी होता है। इसलिए लोगों के जो है ना ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः कैटल्स पालने का ये रिवाज शुरुआत से ही हमारे यहाँ था। तो अब दूसरा बात आया ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, सेकंड जो है वो आया व्हाइट रिवॉल्यूशन का। और व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है, इसमें तो ऑलरेडी तब तक भारत में जो है ना एक बढ़िया व्यवस्था बन चुका था कि यहाँ पर लोगों को क्या किया जा सके, चलाया जा सके, काम को पूरा किया जा सके। व्हाइट रिवॉल्यूशन में, तभी व्हाइट रिवॉल्यूशन में मुख्यतः जो है ना जो रोल है बाय वी कुरियन, ये केरल के रहने वाले थे। ये इनको जो है ना थोड़ा घूमने का शौक था। ये घूमते घूमते जो है ना जब भारत के पश्चिमी राज्यों में गए, तो वहां पर देखा कि बहुत ज्यादा जो है ना गरीबी है, और कंडीशन जो है ना काफी एडवर्स था। किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जैसे गुजरात है, क्योंकि वहां पानी का काफी ज्यादा समस्या था,
तो इनको लगा कि पानी का उत्पादन वहां हो सकता नहीं है, तो क्या ऐसा किया जाए कि वहां के लोगों को भी क्या हो, काम भर जो है ना भोजन मिले और उनका उनका क्या हो, जीवन आसान हो। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक उपाय किया, और वो उपाय क्या था, व्हाइट रिवॉल्यूशन का। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का आइडिया जो है ना वो किनके द्वारा दिया गया, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का जो आइडिया है वो दिया गया वी कुरियन के द्वारा। ठीक है, और इसका मुख्य जो क्षेत्र था आपका गुजरात का हिस्सा बनाया गया। वहां पर कई भैंसे ऐसी हैं जो जिनका दाम जो है ना आज भी, गाय और भैंस जो है ना कई हैं जिनका दाम एक सामान्य कार के बराबर है। 4 लाख 5 लाख रुपया जो है ना भैंस का दाम है, 6 लाख रुपया तक, और दूध भी देती है 40 लीटर 50 लीटर। तो खैर, तो बी कुरियन जो है ना इनका ये था काम व्हाइट रिवॉल्यूशन में, और ये किसके लिए था, तो ये बात कर लेते हैं, टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन इन्हीं का मुख्य रोल था अमूल को बनाने में। अमूल जो आप सुनते होंगे दूध वगैरह पीने के लिए बाजार में आता है अमूल का, वो अमूल जो है ना मुख्यतः इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अभी बिहार में, झारखंड में दो तीन डेयरी है, जिसमें एक प्रमुख डेयरी है सुधा डेयरी। सुधा डेयरी जो है उसका भी आपका निर्माण या उसको बनाने का बात जो है ना उसमें बी कुरियन का बहुत बड़ा हाथ था। तो सुधा डेयरी भी मुख्यतः बी कुरियन के द्वारा ही किया गया। लेकिन बी कुरियन जो है ना प्रमुख रूप से जिस डेयरी को बनवाए शुरुआत में, सबसे भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दूध को क्या करने के लिए, बाजार में बेचने के लिए, कोऑपरेटिव रूप में, सबके सहयोग रूप में एक संस्था बनाई गई, और उस संस्था का नाम क्या रखा गया था, अमूल रखा गया था। और इससे फायदा क्या हुआ, दूध उत्पादन होने लगा। पहले गांव में जो दूध का अगर किसी को के पास दूध ज्यादा हो तो क्या करते थे, गांव में ही बेच सकते थे, गांव में ही एक दूसरे को दे सकते थे। अब उनका दूध जो है ना शहरों में जाने लगा तो उनकी इनकम बढ़ गई, उनका रोजगार बढ़ गया। अर्थात दूध उत्पादन को व्यापारिक रूप देने में बी कुरियन का बहुत बड़ा हाथ था। इससे क्या हुआ, दूध उत्पादन तेजी से बढ़ा, अच्छे अच्छे किस्म के जानवरों को बनाया गया, जिस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन में किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी क्या किया गया, जानवरों की संख्या बढ़ाई गई